पहलगाम में आतंकी हमले के गुनहगारों को और उनके आकाओं को पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आतंक के आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक और उनके आकाओं की जो बची खुची जमीन है वो भी मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला हुआ है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया है, धरती के आखिरी छोर तक पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बची खुची जमीन जो है मिट्टी में मिला देंगे। पर सरकार में अंदर खाने क्या चल रहा है, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि हो क्या रहा है असल में सरकार के अंदर खाने? देखिए, सरकार में हलचल अभी भी काफ़ी तेज है। आज का सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें तो सबकी निगाहें टिकी हुई है। 6 बजे जो सर्वदलीय बैठक होनी है उसमें सभी दलों के नेता आएंगे। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पे जाएंगे और सरकार ने अब तक जो कदम उठाया उसकी जानकारी उन सभी दलों के नेताओं को दी जाएगी और उनकी तरफ से भी सुझाव लिए जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपका कोई सुझाव तो ये बताइए। ये आगे की रणनीति तय करने के लिए बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है। इससे पहले भारत ने अपने सभी नागरिकों को कहा है कि अगर वो पाकिस्तान में है तो वापस पाकिस्तान से यहां पर आ जाएं। यूएस ने कहा है कि जो लोग कश्मीर के आसपास जा रहे हैं वहां नहीं जाने की हिदायत दी है। यूरोपियन यूनियन के जितने भी एम्बेसडर हैं भारत में, उन सभी लोगों ने यहां पे मौन धारण किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी मीट वहां पे हो रही है जो अब कुछ देर पहले खत्म हुई है समीक्षा करने के लिए। इससे पहले कल देर रात सरकार ने जो फैसला लिया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस सीसीएस की बैठक में सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया गया कि जितने भी वीज़ा जारी किए गए हैं पाकिस्तान को लोगों को, वो सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। उस वीज़ा पे जो लोग हैं उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया है। मेडिकल वीज़ा पे जो लोग आए हैं, इलाज कराने जो लोग आए हैं, उनको 2 दिन ज़्यादा की मोहलत दी गई देश छोड़ने के लिए। भारत के जितने भी राजदूत हैं
हैं वहाँ पे हाई कमीशन में संख्या जो है 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। यहाँ के जो हाई कमीशन में लोग हैं उनको भी भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। जो अटारी बॉर्डर है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया। और सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को एम्बियंस में रख दिया गया है कि यानी उस पर फिलहाल सरकार उसको नहीं मानेगी, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। यह भी अपने आप में दूरगामी फैसला है जो कि पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाएगा। तो सरकार ने, जैसा कि लक्ष्मण जी ने बताया, पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कड़े एक्शन लिए हैं। जो बचा खुचा डिप्लोमेटिक रिलेशन था वो ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान से बचा खुचा संबंध ख़त्म हो गया और उसमें सबसे बड़ा जो एक फ़ैसला है वो है सिंधु जल समझौते को रद्द करना। तो सबकी दिलचस्पी इसमें है कि ये समझौता असल में है क्या। जानिए, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। जी, सिंधु जल समझौता काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जो माना जा रहा है कि समझौते को अगर नहीं मानेगी भारत सरकार तो पाकिस्तान की रीढ़ यहाँ पे टूट जाएगी। तो आइए समझाते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। दरअसल ये 6 नदियों से जुड़ा हुआ है। एक नदी है सिंधु नदी जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से चल करके पाकिस्तान तरफ जाती है। दूसरी नदी यहाँ पर आपको है झेलम नदी जो भी जम्मू कश्मीर से चलती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। तीसरी नदी आप देखिए चिनाब नदी, वो भी कुछ दूर तक चलती है जम्मू कश्मीर में और फिर वो जाती है पाकिस्तान में। ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है लेकिन उद्गम स्थल भारत है। चौथी नदी है सतलुज नदी जो कि जम्मू कश्मीर से चलते हुए पंजाब होते हुए फिर चली जाती है पाकिस्तान में। एक है रावी जो कि थोड़ी दूर तक जम्मू कश्मीर में रहती है फिर जाती है वहाँ पाकिस्तान में। और छठी नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो है आपको ब्यास रिवर जो आपको जम्मू कश्मीर से चल करके ये भी सीधे जाकर पहुँचती है पाकिस्तान में। इन तीनों 6 नदियों को देखेंगे तो जो 3 नदी जो ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है उस समझौते के तहत पाकिस्तान का अधिकार उन 3 पे है और इन 3 जो नदी है उस पर भारत का अधिकार है। अब बताते हैं कि आखिर ये समझौता हुआ क्या था। अब ये समझौता इन्हीं 6 नदियों को लेकर के हुआ था। ये समझौता आपको हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 में एक करार हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ था और इस करार के तहत जो 6 नदियां आपको दिखाए मैंने उन 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर करार हुआ था जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु झेलम चिनाब और भारत के हिस्से में बाकी 3 नदियां यहां पे गई। उस करार के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जो पानी बहता है उस पानी को रोकने वाले कदम भारत नहीं उठाएगा, ये कहा गया था। क्योंकि पानी रोकेगा तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। सिर्फ सिंचाई और बिजली जैसे कामों में उस पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता है, वो जो 6 नदियां जो भारत से निकल कर जाती है। तो पानी के बहाव की जानकारी दोनों देश आपस में साझा करेंगे। भारत जानकारी देगा पानी कितना आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, कितना कम आ रहा है। बाढ़ आने वाला है तो बाढ़ की एडवांस में जानकारी भारत देगा पाकिस्तान को। इस समझौते के तहत ये तय किया गया था ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, पानी के बेहतर बंटवारा बेहतर रख रखाव कर लिया जाए। और इसमें अब आपको जानना जरूरी है कि इस समझौतों के एम्बियंस में रखने से या पालन नहीं करने से पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही सरकार की कोशिश है। सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान को जो है सालाना 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की सप्लाई इन नदियों से होती है। वो नदियां जो भारत से निकल कर जाती हैं, इन नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को जाता है। वो नदियां जो भारत से निकल कर जाती हैं, पाकिस्तान के पंजाब सिंध में पानी का मुख्य स्रोत यही 6 नदियां होती हैं। सिंचाई की व्यवस्था हो, खेती की व्यवस्था हो, सब कुछ इन्हीं नदियों के सहारे चलता है। पीने के पानी के लिए भी पाकिस्तान इन्हीं नदियों पर निर्भर होता है जो नदी भारत से निकल करके जाता है। और इसके लिए आपको बता दूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये समझौता किया गया, इस समझौते के तहत कि सवाल उठता है कि एम्बियंस में रखने से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप ये मानते हो कि नदियों को रोक दिया जाएगा तो कितना संभव है रोक पाना, ये आपको बताता हूं। तत्काल पूरी तरह से नदियों का पानी रोकना संभव नहीं है। इतना हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है नदी, उसके बहाव को घुमा दें, अपने यहाँ सिंचाई में इस्तेमाल करें तो वहाँ पानी जाने वाली जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। लेकिन कई सारे बांध बने हुए हैं। जैसे चिनाब नदी पर अहम बांध है जो पानी के बहाव को घटाने में सक्षम है, यानी पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है उसको रोकेगा तो नहीं लेकिन कम जरूर कर देगा। जैसे चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बना हुआ है, उड़ी बांध बना हुआ है जहां से बिजली पैदा होती है। भारत सरकार चाहे तो वहां से पानी को रोक सकती है। चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है, वो भी पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी का फ्लो कम कर सकता है। चिनाब नदी पर रातले बांध बना हुआ है जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, जो मई 2026 में अगले साल तक पूरा होने की संभावना है। झेलम नदी पर कृष्ण गंगा बांध है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, यह काफी संवेदनशील माना जाता है।
इसके अलावा सिंधु नदी पर नींबू बाजगो बांध है। ये सारे बांध ऐसे हैं जिस पर समय समय पर पहले भी पाकिस्तान आपत्ति उठाता रहा, पाकिस्तान डरता रहा इन बांधों से कि ये बांध बना रहा है भारत, कल होकर पानी रोक देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आज वो समय आ गया जब भारत ने ये कदम उठाया है, फैसला लिया है कि इस समझौते को एम्बियंस में रखेंगे, यानी जरूरी पड़ने पर हम इसका पानी का सप्लाई रोक देंगे, हम जानकारी साझा नहीं करेंगे, बाढ़ आएगी तो हम नहीं बताएंगे। तो ये ऐसी बात है जो पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर उसकी रीढ़ को हिला सकता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका। तो चौतरफा एक्शन आप देख रहे हैं चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बाद सुरक्षा बल भी एक्शन मोड में है। पहलगाम के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। और क्या वहां चल रहा है ग्राउंड पर, समझते हैं। कोमल सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल, बताएं। जी देखिए, ये आज जो है तीसरा दिन है, ये इतनी बड़ा हमला हुआ है। एक के बाद एक हमें नई जानकारी मिल रही है। मतलब एक बात, हम लोग शिकारे, आपने तस्वीरों में देखा, हम लोग बिल्कुल डल के किनारे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। टूरिस्ट को यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे, जो मुंबई के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वो आए यहाँ पर और लंबा वक्त वो कश्मीर में दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने कहा कि खून का बदला जो है वो खून से लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और सबसे बड़ी बात है कि आज एक कड़ा रूप जो है वो देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियाँ मौजूद हैं, सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, जंगलों में, आसमान से लेकर ज़मीन तक हर जगह आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 3 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ चल रही है। कुलगाम में चल रही है, कठुआ के बिलावर में चल रही है, उधमपुर में एक जवान शहीद हो गया है। और चप्पे चप्पे को निगरानी में रखने के लिए भारी भरकम तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। भले ही इस वक्त कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है और कश्मीर में सन्नाटा है, लेकिन लोगों को ये पूरा भरोसा है, सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है, केंद्र सरकार पर को भरोसा है कि जल्दी ही हालात ठीक हो जाएंगे और अमन शांति होने के बाद जो लोग प्रीपोन अपना जो टिकट्स बुक करके वापस चले गए हैं वो फिर यहाँ पर आएंगे। हालात ऐसे हैं कि पूरी तरीके से अब जो है वो बदला लेने की शुरुआत हो चुकी है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जो लोग विपक्ष के नेता है, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, बात नहीं करनी है, यहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप उखाड़ के फेंक देना है। एक वीडियो जो है पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के चीफ ने, सैफुल्ला ने एक शेयर किया है, साझा किया है अपना वीडियो रिकॉर्ड करके। उसने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत का सारा मीडिया पिछले 24 घंटों से ये चला रहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो उन्होंने कराया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वीडियो जारी करके ये बयान जारी किया है, साबित किया है, करने की कोशिश की है कि मैंने कोई हमला जो है वो नहीं करवाया है। और ये भी कहा है कि अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, वीज़ा रद्द करने की बात की है, पाकिस्तान में आदेश दे दिए गए कि 24 घंटे के बाद बाहर। तो ये सारी जो बातें हैं ये गलत किया है, तो जाहिर सी बात उनको गलत लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका इस बात की कोशिश हमेशा करते हैं कि इसकी गर्मी महसूस कर पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल। भारत जिस तरीके से एक्शन ले रहा है उसकी गर्मी पाकिस्तान भी महसूस कर पा रहा है, और जम्मू कश्मीर में जो ग्राउंड पर हो रहा है वो आपको कोमल बता रही थी। तो आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ पीएम मोदी ने जो जंग का ऐलान किया है और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात की है, हिंदी में और अंग्रेजी में लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। आवाज अड्डा में आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी। मिट्टी में मिला दूंगा 7:57 पर। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों की आज आखिरी विदाई हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में देशवासियों की आंखें नम है, शवों से लिपटकर परिजन रो रहे हैं। चारों तरफ मायूसी और मातम का माहौल है। यूपी, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, एमपी और कई अन्य राज्यों से मृतकों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें आ रही हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गए। जयपुर में सीए नीरज उपवानी का अंतिम संस्कार हुआ। पुणे में मृतक संतोष जगदाले की बेटी असावरी ने उनका अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा उड़ीसा के प्रशांत सतपथी, गुजरात के भावनगर के मृतक पिता यतीश भाई, सुधीर भाई परमार और बेटे स्मित
यतीश भाई परमार बंगलुरु के भारत भूषण का आज अंतिम संस्कार किया गया। इंदौर के सुशील नाथानियल को ईसाई रीति रिवाज से अंतिम विदाई दी गई है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर गए थे। योगी आदित्यनाथ शोकाकुल परिवार से मिले और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम अब शुरू हो चुका है। और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन के बाद दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन पर सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान हाई कमीशन पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। संवाददाता आलोक प्रियदर्शी बता रहे हैं कि आज दिल्ली में क्या क्या हुआ। यहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है दिल्ली के शांति पथ पर, यहाँ पर सुबह से एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। करीब सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने पाकिस्तान हाय है और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो इस आतंकी कार्रवाई का सपोर्ट किया जा रहा है या उसको एक तरह से फंड किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान की निंदा की और भारत सरकार से तत्काल बड़ी कार्रवाई करने को कहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे पूरी पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ पर सुबह लोग पहुँचे थे, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच में दो लोग यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर भी घुसने की उन्होंने कोशिश की, भारत का तिरंगा लेकर अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस ने उसने उनको रोक दिया और उनको यहाँ से बसों में भरकर भेज दिया। कुल मिलाकर देखें तो भारत की तरफ से भी काफ़ी अभी सख्त कदम उठाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भी भारत सरकार ने एक तरह से बैन कर दिया है। और इस तरह की आने वाले दिनों में और भी कई तरह की कूटनीतिक के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल यहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन में यहाँ पर पुलिस का पहरा बढ़ा हुआ है और यहाँ पर ऐसा अंदेशा है कि और भी सारे लोग यहाँ पर कार्यकर्ता या जो लोग हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आ सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ चाक चौबंद की गई है और लोगों को यहाँ से हटाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तुरंत हाजिर होंगे। खबरें अभी और भी हैं हमारे पास, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाजार की 7 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। अप्रैल सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी 82 पॉइंट गिरा और सेंसेक्स 315 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के बाजार में रियल्टी एफएमसीजी शेयरों पर प्रेशर देखने को मिला। आईटी बैंकिंग इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए हैं, लेकिन फार्मा मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में 30,000 पंचायत भवन बनाए गए हैं और पंचायतों को मजबूत करने के लिए 2 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद पर एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने के लिए नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की भी चर्चा की और कहा कि महिलाओं की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पटना से जयनगर के बीच देश की दूसरी और बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी शुभारंभ किया।
आज पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। इससे पटना से जयनगर के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को नमो भारत रैपिड रेल से मदद मिलेगी। साथियों, आज यहां अनेक नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने जिस नमो भारत एक्सप्रेस की सौगात बिहार को दी है, हरी झंडी दिखाई है पटना से जयनगर, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। लेकर आ गई हूं बिहार की सबसे पहली रैपिड नमो भारत ट्रेन के अंदर, और अब इसमें क्या कुछ खासियत है ये मैं आपको दिखाती हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, टाइप सी टाइप ए चार्जिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है, और इसके अलावा यहाँ पर टॉकबैक यूनिट इंस्टॉल की गई है हर एक कोच के आखिर में, ताकि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो सीधा आप ड्राइवर से बातचीट कर सके। अब बात कर लेते हैं इसकी सिटिंग अरेंजमेंट की। तो इसकी खासियत यही है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर किया गया है। कुशन्ड यहाँ पर सिटिंग है और स्पेशियस है। आप देखेंगे कि अगर आप इस सीट पर इस तरह से बैठ रहे हैं और आपके सामने भी कोई पैसेंजर बैठ रहा है तो लेग स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर लगेज स्पेस भी दिया गया है, और जो लोग खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हैंड होल्ड की व्यवस्था भी की गई है। पूरी तरह से हाईटेक इस ट्रेन को बनाया गया है। आप देखेंगे कि हर थोड़े कदमों की दूरी पर आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि ऊपर छत पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, और इसके अलावा जो दरवाजों से एंट्री और एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी रफ्तार कितनी होगी, इसका किराया कितना होगा, और एक और जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कवच सिस्टम। ये जो ट्रेन है ये कवच सिस्टम से इंस्टॉल है, पूरी तरह से आपका सफर सुरक्षित रखेगी। और अगर मैं किराए की बात करूं तो इसका जो किराया है वो 30 रुपए से शुरू होता है, और जो मैक्सिमम किराया है वो 360 रुपए रखा गया है। यानी जयनगर से पटना अगर आप सफर करते हैं तो सिर्फ 360 रुपए में आप इस सफर को कम समय में कर पाएंगे। गर्मी का मौसम है और आइसक्रीम कंपनियों ने जीएसटी घटाने की मांग की है। इंडस्ट्री लीडर्स ने हाल ही में वित्त मंत्री से मिलकर कहा है कि आइसक्रीम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाए। इसके पीछे इंडस्ट्री की क्या दलील है और क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश की केतन जोशी ने। भीषण गर्मी में आइसक्रीम की डिमांड हाई है, लेकिन इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन चाहता है कि जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी जाए। इंडस्ट्री बॉडी अपनी मांग वित्त मंत्री तक पहुंचा चुकी है। तर्क ये है कि जिस दूध की मिठाई पर 5% जीएसटी है, उसी दूध से बनी आइसक्रीम पर 18% जीएसटी क्यों है, जबकि मिठाई में आइसक्रीम की तुलना में 3 गुना ज्यादा शुगर होता है। यही नहीं, 80% आइसक्रीम 30 रुपए से कम कीमत पर बिकती है। साल भर में देश में 37,000 करोड़ की आइसक्रीम बिकती है, और आइसक्रीम खाने वालों में 60% हिस्सा गरीबों का है। इंडस्ट्री का कहना है कि जीएसटी कम होगा तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ेगी, किसानों को दूध के अच्छे दाम मिलेंगे, निवेश बढ़ेगा, और 30 लाख लोगों को रोजगार देने वाले सेक्टर में नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकार अगर 18% से 5% जीएसटी कम करती है तो मध्यम से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आइसक्रीम सभी लोग इस चीज़ का लाभ उठाएंगे, और हर साल 1000 से 1500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, और लेबर एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ने की संभावना है। भारत में प्रति व्यक्ति आइसक्रीम की खपत बाकी दुनिया के मुकाबले कम है। ज्यादातर देशों में आइसक्रीम पर 5 से 7% टैक्स लगता है। टैक्स कम होने से आइसक्रीम के कोल्ड चेन में निवेश बढ़ेगा।
दिस ईयर कंपनी ने अराउंड 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू मीट द इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन रोबस्ट करने के लिए। तो वो मिनिमम 1.5x और कर सकते हैं, जिससे अपना जो रूरल में कोल्ड चेन है वो भी डेवलप होता, जिससे आइसक्रीम ही नहीं बल्कि बाकी सारी जो कोल्ड चेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें भी बेनिफिशियल पूरे इंडस्ट्री को मिलता। आइसक्रीम खुश होने का और खुशियों को सेलिब्रेट करने का मौका देता है। इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार इस नजरिए से भी सोचे। हर सेक्टर को मदद करके सरकार का इरादा है कि रोजगार को बढ़ावा मिले और आइसक्रीम इंडस्ट्री के ऊपर भी अगर जीएसटी कम होता है तो रोजगार के साथ साथ बहुत बड़ा निवेश भी आ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 5 बजे फिर से हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।